ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है हमारे रीजनिंग के अगली इंटरेस्टिंग और मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे बैठने के अरेंजमेंट से रिलेटेड आपसे वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये आपका डोमिनेटिंग सेक्शन है, डोमिनेटिंग चैप्टर है। डोमिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो नंबर ऑफ काउंटर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो 15 से 20 तक के होते हैं, एंड दैट इज रियली अ ह्यूज मार्क्स। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है अगर 15 से 20 है। आप ऑफिसर कैडर की बात करेंगे तो भी ये डोमिनेटिंग है, क्लैरिकल कैडर की बात करेंगे तो भी ये डोमिनेटिंग है, प्री की बात करेंगे, मेंस की बात करेंगे, किसी भी सिनेरियो में चले जाएंगे, सेटिंग अरेंजमेंट आपका डोमिनेटिंग सेक्शन बन के ही निकलेगा। अब यहाँ पे ये जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो आपको एक पैराग्राफ में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और आपको ऊपर वाली लाइन में लिखा जाता है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। मतलब दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद जो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दें। पैराग्राफ में अब आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो उनके सेटिंग अरेंजमेंट से ही, मतलब उनकी बैठक व्यवस्था से रिलेटेड ही आपको वेरियस हिंट्स प्रोवाइड करी जाती हैं। आपको उन हिंट को कलेक्ट करना होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है, एक प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम इसलिए बनाना पड़ता है ताकि जब आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इजीली डील आउट कर सकिए। अगर आप डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाने के भी जो तरीके होते हैं वो अभी हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमें बनाना होता है, क्या करना होता है, उनको भी अभी हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात ये कर लेते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, जैसा कि नाम है, अरेंजमेंट होते कितने टाइप के हैं? आपके पास तरह तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक आपका अरेंजमेंट होता है सर्कुलर ट्रैक का। सर्कुलर ट्रैक मतलब गोले के किनारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, गोले के किनारे बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको पहले माइनर से सिचुएशन बताऊंगी, फिर हम मॉडरेट से जाएंगे, मॉडरेट से हाई पे जाएंगे और फिर हाई से एक्सट्रीम हाई लेवल पे जाएंगे। स्लोली हम क्वेश्चंस का लेवल रेस करेंगे, ऑल ऑफ सडन नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना, ये वैरायटी के होते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे बोला एक सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सर्कुलर में एक तो ये हो सकता है कि वो आपसे कह दे कि सारे के सारे लोग सेंटर फेसिंग है। सेंटर फेसिंग मतलब अगर आप इमेजिन करिए एक सर्कुलर टेबल है, तो अगर सर्कुलर टेबल के किनारे लोग बैठे हुए हैं तो उनको बैठने की दो सिचुएशन हो सकती है ना। एक तो ये हो सकता है कि सारे के सारे लोग सेंटर की तरफ, मतलब केंद्र की तरफ देख रहे हो, और एक ये हो सकता है कि सारे के सारे लोग केंद्र से बाहर, मतलब फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, सेंटर की से बाहर की ओर फेस करके बैठे हुए हो। वेरियस सिचुएशंस हो जाती है, बट अभी मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस चीज के बारे में कि ये जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो जाते हैं। एक आपका सर्कुलर आता है, मतलब गोले के किनारे लोग बैठे हुए हैं। एक आपका स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट आ जाता है। स्क्वायर टेबल मतलब लोग स्क्वायर टेबल के किनारे बैठे हुए होंगे। अच्छा, अब एक बात सोचिए और बताइए जरा, ये सर्कुलर और स्क्वायर में फर्क क्या आ जाता है? बड़ा माइन्यूट सा फर्क है। जब आप सर्कुलर टेबल के किनारे प्लेसिंग करेंगे तो वहां पे कॉर्नर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर जब आप स्क्वायर टेबल के किनारे सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब उन लोगों को प्लेस करेंगे, बैठाएंगे, तो स्क्वायर में क्या हो जाता है, 4 कॉर्नर आ जाते हैं और 4 इन कॉर्नर के मिड में आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ठीक है, अब तो इसमें आपको क्वेश्चन भी एक एडिशनल लाइन इंस्ट्रक्शन में दे देता है कि 8 लोग एक स्क्वायर टेबल के किनारे बैठे हुए हैं, उनमें से 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 इन कॉर्नर के मिड में, मतलब मध्य में बैठे हुए हैं। टोटल 8 लोग हैं। ठीक है, अब ये चारों हो सकता है कि सेंटर की तरफ देख रहे हो, या 8 सेंटर की तरफ देख रहे हो, या कुछ आउटवर्ड देख रहे हो। इनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, उस पर भी अभी हम गौर फरमाएंगे। उसके बाद एक सर्कुलर ट्रैक है हमारा, एक स्क्वायर ट्रैक है, उसके बाद हमारे पास एक और ट्रैक आता है जिसे हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर नाम से ही क्लियर हो रहा है, लोग एक सेंट्रलाइज्ड एक लाइन में फेस करके बैठे होंगे। अब लाइन में फेसिंग देखिए कैसी कैसी हो जाती है। एक होती है सिंगल लाइन, मतलब लोग एक इंडिविजुअल लाइन बनी और आपको बता देगा, क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस में मेंशन कर देगा कि इस लाइन में बैठे हुए जो भी नंबर ऑफ पर्सन हो, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, वॉट एवर दे आर, जो भी नंबर ऑफ पर्सन है उस लाइन में बैठे हुए, वो सारे के सारे नॉर्थ की ओर देख रहे हों।
एक परिस्थिति ये हो सकती है। एक परिस्थिति ये हो सकती है कि सारे के सारे लोग कहाँ देख रहे हों, साउथ की तरफ देख रहे हों। दो सिचुएशन, खाली दो की और भी सिचुएशंस होती है। एक अगली सिचुएशन क्या हो जाती है कि दो यही जो लोग हैं ये दो लाइन में डिवाइडेड हैं और आपको बता दिया जाएगा कि जो रो 1 है मतलब लाइन 1 है ये नॉर्थ में देख रही है और जो रो 2 है ये जो लाइन 2 है ये साउथ की तरफ देख रही है। और दोनों पार्टी में इंडिविजुअल कुछ पर्सन है, 5-5 मान लीजिए, मतलब टोटल 10 लोग हैं। 5 लोग रो 1 में बैठे, 5 लोग रो 2 में बैठे। रो 1 नॉर्थ की ओर देख रही है और रो 2 साउथ की ओर देख रही है, मतलब दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे को फेसिंग बैठे हुए हैं। अब इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके अरेंजमेंट से, ठीक है। ये पर्टिकुलर सर्कल, स्क्वायर और लीनियर, ये आपके 3 ट्रैक होते हैं जिस फॉर्मेट में आप अरेंजमेंट मतलब सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं। लेकिन अब इसमें भाषाएं भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, सवाल बनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अब एक सवाल ये हो जाते हैं कि सारे के सारे लोग सेंटर फेसिंग हो, सारे के सारे आउटवर्ड फेसिंग हो, या तो आपको ये भी कह सकता है कि 8 में से 4 लोग सेंटर फेसिंग हो और 4 लोग आउटवर्ड फेसिंग हो, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हो। ये तो फिर भी गनीमत है, यहाँ पे हमें बता दिया कि सेंटर फेसिंग में कितने हैं और आउटवर्ड फेसिंग में कितने हैं। एक सिचुएशन ये भी आती है जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, लोग सर्कुलर टेबल के किनारे बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ लोग सेंटर फेसिंग हैं और कुछ लोग आउटवर्ड फेसिंग हैं। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, ये नया ट्रैक है क्वेश्चंस पूछे जाने का। पहले तो हम हर बुरी से बुरी स्थिति में अरेंजमेंट करना सीखेंगे, मतलब लोगों को बैठाने समझेंगे। इसके साथ ही साथ एक तो ये हो जाता है कि अलग अलग कलर पसंद हो, या ये हो जाता है कि अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग। और सबसे डिस्गस्टिंग तब होती है जब हम सेटिंग अरेंजमेंट के साथ ही साथ ब्लड रिलेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब आपसे ये कहा जाएगा कि ये लोग अलग अलग फैमिली रिलेशन, आपको फैमिली ट्री भी बनानी पड़ेगी और उनको सर्कुलर टेबल के या स्क्वायर या लीनियर वॉट एवर दे से उस अरेंजमेंट में आपको उनको प्लेस भी करना होता है। दैट इज द डिस्गस्टिंग पार्ट ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट, जब ब्लड रिलेशन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। बट नो वरीज, हम उसे बहुत इजी वे में डील आउट कर लेंगे, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। अभी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, पहले समझेंगे कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट को सिंप्लीफाई करना कैसे है, ठीक है। डिफरेंट वर्स से वर्स सिचुएशन से डील करेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि इसको जल्द से जल्द कैसे सिंप्लीफाई करना है। आपने भी देखा होगा जब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रबल क्या होता है हमें, छोटी सी इंस्ट्रक्शन हो तो नेवर माइंड, लेकिन अगर लेंदी इंस्ट्रक्शंस होती है तो हमको उसको रिपीटेड टाइम स्टडी करना पड़ता है। हम कई बार उस दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं और लेटर ऑन एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि अगर हम कोई हिंट उसमें मिस कर गए और उस पूरे पैराग्राफ में हमें वो हिंट दोबारा खोजनी हो तो वो समुद्र में मोती खोजने जैसा हो जाता है। हमें वो पर्टिकुलर हिंट उस पूरे 3-4 पैराग्राफ में नज़र ही नहीं आती है आसानी से, और वो भी एग्जामिनेशन टाइम में जब हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो रहा होता है। तो हम देखेंगे इन सारी वर्स से वर्स सिनारियो से हम कैसे डील कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेटिंग अरेंजमेंट का समझते हैं, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं एकदम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि 8 लोग सर्कुलर टेबल के किनारे बैठे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट है, 8 लोगों के लिए है और ये 8 के 8 सेंटर फेसिंग है। यहाँ डायग्राम में क्लियर है कि ये 8 के 8 क्या है, सेंटर फेसिंग है। अब 8 मेंबर कौन से हैं हमारे पास, मेंबर हैं ए से लेकर एच तक। कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये हमारे पास 8 मेंबर्स आ गए। अब ये डायग्राम आपको इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सिंपल सा पहले सवाल पूछती हूँ, जरा हम लोग थोड़ी पोजीशन से रिलेटेड चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में कौन है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, आप देखिए एकदम क्लियरली देखिए, ए कहाँ है, ए एकदम बॉटम में प्लेस्ड है, एकदम बॉटम पे है। ए के सेकंड राइट
अब आप इमेजिन करिए एक ही जगह पे आप खुद बैठे हैं, ठीक है, और आप क्या हैं, सेंटर फेसिंग है, मतलब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। जब आप केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। मतलब ये जो बी की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम राइट हैंड साइड में जाएंगे और एच की तरफ अगर हम जाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। हुआ ना? अब मैंने आपसे क्या पूछा था, ए के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? तो इमेजिन करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पे आप खुद, आपने खुद को समझा, ए से सेकंड राइट, ए के इमीडिएट राइट में बी है और सेकंड राइट में कौन है, सी है। सेकंड राइट मतलब राइट एंड से दूसरी पोजीशन, तो ए का राइट एंड में दूसरी पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करके रखी है, सी ने रखी है। यही चीज अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन मौजूद है? अब फिर से वही चीज इमेजिन करिए, ए की जगह पे आप खुद हैं, तो सेकंड लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से दूसरी पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड से पहली पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करके रखी है, एच ने रखी है। दूसरी पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करके रखी है, जी ने रखी है। तो सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपको इतनी सी चीजें समझ में आ गई? अच्छा, अब आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, ये समहाउ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब यही तो होता है, घड़ी की दिशा में। अगर मैं आपसे ये बोलूं ए से लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, तो ए से लेफ्ट हैंड साइड में जाने का मतलब क्या हुआ, आप घड़ी की दिशा में मूव करेंगे ए से लेकर, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज की, मतलब घड़ी से विपरीत दिशा में। अगर मैं आपसे बोलूं ए से राइट हैंड साइड जाइए, राइट हैंड साइड जाने का मतलब आप ए से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और हमें समझ में आ रही है कि अगर हम ए से राइट हैंड साइड जा रहे हैं मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और अगर ए से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक को समझने की कोई खास ज़रूरत है यहाँ पे, बट ये मैंने इसलिए समझा दिया कि अगर आपको राइट और लेफ्ट इमेजिन करने में ज़रा सी भी डिफ़िकल्टी आए तो इस एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वैसे सबसे बेस्ट वे यही हो सकता है कि आपको जब भी कभी ट्रबल फील हो, आप सिंपल सा काम करिए, आप खुद को इमेजिन करिए कि आप खुद ही वहाँ पे उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और सिचुएशन ये है कि आप सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। आप खुद को इमेजिन करिए और सपोज करिए कि आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, बहुत इजीली डील कर ले जाएंगे। और ये जो सारी प्रॉब्लम है ये सिर्फ इनिशियल फेज में आनी है, शुरुआत में, जहां आप इससे वेल वर्स्ड हो जाएंगे, आपको इन शब्दों से डील करने में कोई इशू नहीं होगा। आप विद इन अ सेकेंड्स आप राइट और लेफ्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में शायद थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक अगला सवाल पूछूं, अगला सवाल ये है, ए के थर्ड राइट में कौन मौजूद है? ए के थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है? थर्ड राइट मतलब राइट हैंड साइड से थर्ड पोजीशन, मतलब दो लोगों का गैप करके। तो ए से थर्ड राइट, दो लोग का गैप, मतलब बी और सी को छोड़ते हुए थर्ड राइट पे आपको कौन सा मेंबर आ रहा है? डी आ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ए के थर्ड लेफ्ट में कौन मौजूद है? थर्ड लेफ्ट का मतलब गैप कितने का होगा? दो का गैप होगा। तो दो स्पेस छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन किसने ऑक्यूपाई कर रखी है लेफ्ट हैंड साइड से? एफ ने। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ इमीडिएट राइट, मतलब जस्ट बगल वाला, एकदम राइट, जो यहाँ पे ए के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन है? बी है। अगर मैं आपसे बोलूँ सेकंड राइट, मतलब एक पर्सन का गैप। अगर मैं बोलूँ थर्ड राइट, मतलब दो पर्सन का गैप। अगर मैं बोलूँ फोर्थ राइट, मतलब तीन पर्सन का गैप। इतनी सारी वर्डिंग्स आपको क्लियर है? अब चलते हैं सिचुएशन को जस्ट रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब, अब 8 के 8 लोग आउटवर्ड फेसिंग हैं। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 लोग किधर फेसिंग है? आउटवर्ड, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, जब आप सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इस डायग्राम में फर्क क्या आ जाएगा? इमेजिन करिए, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में इमेजिन किया था कि आप ए वाली पोजीशन पे बैठे हुए हैं और केंद्र की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपका राइट हैंड साइड था और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था। अब जब आप एक ही पोजीशन में बैठे हैं और आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, अब क्या हो गया? अब आपका राइट और लेफ्ट ये चेंज हो गया है। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब एच की तरफ जब हम जाएंगे तो वो राइट हैंड साइड बनेगा, और बी की तरफ जब हम जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब सिचुएशन जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा हो गई है।
यही आपका बेसिक डिफरेंस होता है इनवर्ड और आउटवर्ड फेसिंग में। इनवर्ड फेसिंग का मतलब जैसे कि जो आपका राइट है वही उस पर्सन का भी राइट होगा जो उस डायग्राम में प्लेस्ड है, और जो आपका लेफ्ट है वही उस पर्सन का भी लेफ्ट होगा। जब आउटवर्ड फेसिंग होगा, आपका राइट उस पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा और आपका लेफ्ट उस पर्सन का राइट हो जाएगा, मतलब चीजें जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब इससे रिलेटेड जरा कुछ सवालों से भी डील करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इमेजिन कर लिया कि सारे के सारे लोग कैसे फेसिंग है, आउटवर्ड फेसिंग है। ठीक है, अब मैं आपसे सबसे पहला और इनिशियल सवाल पूछ रही हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि ए के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए? अब जस्ट इमेजिन करिए, अगर आप आउटवर्ड फेसिंग है, ए की पोजीशन पे हैं, तो ये एच की तरफ वाला साइड आपका राइट हैंड साइड बन रहा है और बी की तरफ वाला साइड आपका क्या बन रहा है? करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए? नाउ जस्ट इमेजिन, आप एक ही पोजीशन पे बैठे हैं, तो सेकंड राइट, अगर सेकंड राइट में मैं बोलूं मतलब एक पर्सन का गैप छोड़ते हुए राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे एक पर्सन का गैप करते हुए सेकंड राइट पे कौन मौजूद है? यहाँ पे जी, करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अगर यही चीज अब मैं फिर से आपसे दूसरे तरीके से पूछती हूँ, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए? ए के सेकंड लेफ्ट में कौन मौजूद है? अब इसी डायग्राम में आप इमेजिन करिए, सेकंड लेफ्ट मतलब अब हम बी की साइड जाएंगे, लेकिन सेकंड मतलब एक पर्सन का गैप छोड़ते हुए, तो सेकंड लेफ्ट पे कौन मौजूद है? सी मौजूद है। आई होप आपको इतनी भाषाएं समझ में आ गई हैं। ठीक है, आपको इनवर्ड और आउटवर्ड फेसिंग में डिफरेंसेस क्या क्या हो जाते हैं ये हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब एक सिचुएशन आपको यहाँ पे ये आ जाती है कि जब आपको बता देगा कि 4 लोग इनवर्ड फेसिंग हैं और 4 लोग आउटवर्ड फेसिंग हैं। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हमने समझ लिया इनवर्ड में राइट और लेफ्ट कैसे होता है और आउटवर्ड में राइट और लेफ्ट कैसे होता है। अब एक काम करते हैं, एक ब्लैंक डायग्राम लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दूंगी और आपको उनकी पोजीशन डिसाइड करनी है कि वो कहाँ पे प्लेस होंगे। पोजीशन से साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिकी सेंटेंसेस भी बोलूंगी जो शायद एग्जामिनेशन हॉल में या क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते समय आपको मिल जाएं, तो आप कुछ सेकंड सोचेंगे कि आफ्टर ऑल ये कह क्या रहा है, या शायद कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है इस हिंट में। देखते हैं कि वाकई मिसिंग होती है या हम समझने में कहीं गलती कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर अब इमेजिन करते हैं एक ब्लैंक डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें 8 के 8 लोग सेंटर फेसिंग है, मतलब एक सर्कुलर टेबल के किनारे 8 लोग हैं और 8 के 8 सेंटर फेसिंग है। अब मैं आपको कुछ हिंट्स देती हूँ, आप उनकी प्लेसिंग इमेजिन करिए कि वो किस पोजीशन पे आएंगे। जैसे मैंने सबसे पहले हिंट बोली, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के सेकेंड राइट पर बी है। ठीक है, इस डायग्राम में सारे के सारे लोग इनवर्ड फेसिंग है, सेंटर फेसिंग है। ठीक है, अब ए के सेकंड राइट पे बी, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमने सेंटर बॉटम में यहाँ पे ए को प्लेस कर दिया। हमने एकदम बॉटम में ए को प्लेस कर दिया। अब मुझको कहा क्या जा रहा है, सेकंड राइट में जाना है। सेकंड राइट मतलब एक पर्सन का गैप छोड़ते हुए, तो मैंने क्या किया, मैं एक पर्सन का गैप छोड़ते हुए मैंने बी को यहाँ प्लेस कर दिया। क्या ये पोजीशन बी की सही है? नहीं, ये गलत पोजीशन है बी की, क्योंकि ये जो मैंने प्लेसिंग किया है ये सेकंड राइट में नहीं किया, ये मैंने किस में कर दिया, सेकंड लेफ्ट में प्लेस कर दिया। मतलब रिवर्स साइड, हमें राइट हैंड साइड में जाना है, तो ए के सेकंड राइट में बी, मतलब ए के एक पर्सन का गैप छोड़ते हुए राइट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन पे हमने बी को प्लेस कर दिया। तो नाउ दिस इज द करेक्ट पोजीशन फॉर बी। ये अब बी के लिए एग्जैक्ट और करेक्ट पोजीशन है। क्लियर है? अब मैं आपको दूसरी हिंट बोलती हूँ। दूसरी हिंट क्या है, C इज एट 4th पोजीशन फ्रॉम A। ये जो C है वो A से चौथी पोजीशन पर है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने हिंट देने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी क्या करी कि मैंने यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट मतलब डायरेक्शन तो मैंने क्लियर ही नहीं किया, मैंने तो आपको सिर्फ पोजीशन का नंबर बता दिया कि आपको 4th पोजीशन में प्लेस करना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम राइट हैंड साइड से जाएं या हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं। शायद हिंट कहीं ना कहीं अधूरी है। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंट अधूरी बिल्कुल नहीं है। हमने समझने में शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक करी है, दोबारा देखते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, 4th पोजीशन पे बोला। अगर आपको राइट और लेफ्ट का डाउट आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, हम दोनों पोजीशंस को जरा जज करते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, हम इसी ए से राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं। जब हम ए से राइट हैंड साइड की ओर गए तो इमेजिन करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 को छोड़ते हुए चौथी पोजीशन मतलब स्ट्रेट अहेड
एकदम ए के फ्रंट में हमने किसको रख दिया, सी को रख दिया। जब हम राइट हैंड साइड से आए तो अच्छा, अब जरा लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओहो नाउ द सीट। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से भी आए तो भी सी की पोजीशन सेम आ रही है, और राइट हैंड साइड से भी आने के लिए में सी की पोजीशन सेम आ रही है। मतलब हिंट अधूरी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यहां पे एक कैच है। कैच क्या है? ये फंडा आप तभी अप्लाई करेंगे जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन इवन नंबर में होंगे। इवन नंबर में, इवन का मतलब समझ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन इवन नंबर में होंगे और उनकी जस्ट हाफ वाली पोजीशन के बारे में बात किया जाएगा तो वो दोनों पर्सन आमने सामने बैठ जाएंगे। वहां पे राइट और लेफ्ट अगर दिया भी हो और ना भी दिया हो, इन दोनों सिचुएशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर इमेजिन करिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 होते और अगर मैं आपसे ये बोलती A इज सिटिंग एट 5th पोजीशन फ्रॉम B, A जो है वो B से 5वीं पोजीशन पे है। 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। 5वीं पोजीशन का मतलब क्या हो गया? A और B को आपको जस्ट आमने सामने प्लेस करना है, दैट्स इट। राइट और लेफ्ट दिया भी हो या ना भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एप्लीकेबल ओनली, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन इवन नंबर में होंगे। अगर ये ऑड में हो गए तो देन डेफिनेटली द हिंट इज इनकम्प्लीट, तब बिल्कुल उस परिस्थिति में हिंट अधूरी है। अगर इमेजिन करिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है, जस्ट इमेजिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 7 है। अब 7 लोगों में अगर मैं आपसे बोलूं ए को बी से चौथी पोजीशन पे रख दीजिए, 4th पोजीशन पे रख दीजिए, आप राइट हैंड साइड से जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप टॉप पे पहुंचे। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से जाइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब लो, ये यहाँ तो दूसरी पोजीशन निकल के आ रही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है तो पोजीशन 2 निकल के आ जाएगी। देन डेफिनेटली अगर आपको टोटल पर्सन ऑड नंबर में आ रहे हैं तो वो आपको केवल पोजीशन जैसे वर्ड से एक्सप्लेन नहीं करेगा। हिंट आपको जो मिलेगी वो वहां पे राइट और लेफ्ट का मेंशन करेगा, इलैबोरेट करेगा। क्लियर है? आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब हम सिर्फ यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं ट्रिकी वर्ड्स की, ट्रिकी सेंटेंसेस की, कैसे बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम इनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं और हमको लगता है कि पॉसिबिलिटी 2 बनेगी, बल्कि पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बनती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हिंट इज सेइंग कि ए और बी के बीच में केवल 3 लोग मौजूद हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 हैं तो 2 लोग के बीच में केवल 3 लोग तभी हो सकते हैं जब वो दोनों पर्सन आमने सामने मौजूद होंगे। तो अगर आपको कभी भी हिंट 8 लोगों के रेस्पेक्ट में बता रही है ओनली 3 पर्सन, तो समझ लीजिए आपको उन दोनों लोगों को कहां प्लेस करना है? आमने सामने। और यही चीज अगर सब आउटवर्ड फेसिंग होते तब भी यही फंडा एप्लीकेबल था, वहां पे चेंज नहीं होना था। ठीक है, अच्छा एक अगली सेंटेंस क्या है? अगर मैं आपसे ये बोल दूं बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, अगर मैंने आपको ये बोल दिया, इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है? एकदम पड़ोसी, तत्काल बगल वाला। ये जो बी है ये ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब ये जो बी है ये ए के ना दाएं में आएगा ना बाएं में आएगा, इन दोनों पोजीशन को छोड़ के आप कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपको ये बोलूं कि बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब ये जो बी है ये ए का तत्काल पड़ोसी है, अब आप क्या करेंगे? तो ये जो बी है तत्काल पड़ोसी का, समझ रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली है। तत्काल पड़ोसी में हमको डायरेक्शन नहीं क्लियर है कि हम बाएं में रखें या दाएं में रखें। अब हमको यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन के आ सकती है, एक लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लेस कर सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इसका डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया अलग अलग भाषाओं से डील कैसे करा जाता है इस बैठक व्यवस्था टॉपिक में, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में। अब ये तो थी अरेंजमेंट से रिलेटेड वेरियस हिंट्स। अब यहाँ पे लेवल रेस तब होता है जब आपसे कह दिया जाता है कि कुछ लोग इनवर्ड फेसिंग हैं और कुछ लोग आउटवर्ड। मतलब अब आपको नंबर नहीं पता है कि इनवर्ड फेसिंग कितने हैं और आउटवर्ड फेसिंग कितने। अब टोटल 8 लोग हैं तो वो रेशियो 6:2 का भी हो सकता है, 5:3 का भी हो सकता है, 4:4 का भी हो सकता है। दिस रेशियो कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। अब आप किसको प्रिविलेज देंगे, ये आपको वेरियस पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने के बाद ही क्लियर अंदाजा लगेगा। अब
एक लेवल और रेज होता है जब हमको एक ही लाइन में लोगों को अरेंज करना होता है और उसी एक लाइन में कुछ लोग नॉर्थ में बैठे होते हैं, कुछ लोग साउथ में बैठे होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो नॉर्थ में देख रहे हैं और नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो साउथ में देख रहे हैं। ये काउंटर क्वेश्चन हम ही से इनफैक्ट पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब टोटल कितने लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ये चीजें हैं। और इसके बाद फिर हम और लेवल रेस करेंगे जब हम सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ एक एडिशनल हिंट को भी सिंप्लीफाई करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लेवल फिर एक स्टेप और रेस करेंगे जब हम स्क्वायर टेबल पे सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। कुछ लोग इनवर्ड फेसिंग होंगे, कुछ लोग आउटवर्ड फेसिंग होंगे, और उन सभी 8 लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद होगा। इसके साथ फिर हम एक स्टेप और अहेड होंगे, हम लेवल और रेस करेंगे जब हम सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ उसमें ब्लड रिलेशन को भी इन्वॉल्व कर देंगे। मतलब क्या है, उस वक्त आपको अरेंजमेंट भी करना है और अरेंजमेंट करने के साथ साथ आपको वहां पे उनका रिलेशनशिप भी डिफाइन करना पड़ेगा। एंड दैट इज द डिस्गस्टिंग पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। ये सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे डिस्गस्टिंग पार्ट होगा। नॉट टू वरी, हम हर एक सेक्शन, हर एक वैरायटी का इंडिविजुअल तरीका देखेंगे कि कैसे हम उससे स्मार्ट से स्मार्ट तरीके से और जल्द से जल्द कैसे डील कर सकते हैं, और वो भी एकदम कॉन्फिडेंट वे में। तो ये था सिटिंग अरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन। चलिए अब बारी है कुछ सवालों से डील करने की, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कमांड नहीं बनेगी, और इसमें हम धीरे धीरे सवालों का स्तर बढ़ाते जाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं कुछ सवालों की ओर।